कि पढ़ना ज़रूरी है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ना है, कि आपके जीवन में और क्या चलता है? स्पोर्ट्स है आपके जीवन में, म्यूज़िक है आपके जीवन में, और कोई इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है आपके जीवन में? आईआईटी में जाना या फिर आपको इस ओलंपियाड के थ्रू एमआईटी या स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, वहाँ से बीटेक करना है, क्या इरादा है आपका? आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा है, लेकिन आप 9th 10th में ही थे, तभी आप 11th 12th के सारे मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर जा रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे? एमआईटी से करने के बाद क्या वापस भारत के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो आईआईटी एनआईटी या अदर एग्ज़ाम्स के लिए वो पढ़ाते हैं, तो उनका योगदान किसी स्टूडेंट के जर्नी में कितना होता है? जो गुरु और माता पिता दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते। जो इस तरीके के एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हो, अपना टाइम इधर उधर नहीं जाते हैं, फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते हैं, दूसरों के मैरिज में नहीं जाते हैं, शादी में नहीं जाते हैं, तो क्या पाणिनि भी सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह? फेलो स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या मिस्टेक वो अपने जीवन में ना करें? कैसे कई ओलंपियाड है जो 9th से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का एक साथ सेम पेपर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा अनफेयर है कि जो 12th के बच्चे हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनसे भी वो सेम पेपर करवाया जा रहा है और आपसे भी सेम पेपर करवाया जा रहा है? इस पे क्या राय रखते हैं पाणिनि? संघर्ष और सफलता के एक और अंक में आपका स्वागत है। अभी मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ जिन्होंने हाजीपुर को एडुकेशन हब बनाया, और साथ ही साथ आज हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है जिन्होंने कई उपलब्धियां अब तक हासिल कर चुके हैं और अपने जीवन में कई उपलब्धियां अभी बाकी है। आपको बता दें, इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में इन्होंने 43 बच्चों में एक अपना नाम दर्ज कराया, और शायद बिहार में 2 बच्चे ही इसके लिए क्वालिफाई हो पाए। इनमें एक हमारे साथ बैठे पाणिनि है, और पाणिनि पे हम बात करेंगे, इनके जीवन परिचय पर बात करेंगे, इनकी उपलब्धियों पे बात करेंगे, और साथ ही साथ क्या सीक्रेसी है, क्या राज है जो इनको पाणिनि बनाता है। पाणिनि आपने नाम सुना होगा, एंशिएंट इंडिया के बहुत ही रेवर्ड स्कॉलर हैं, और शायद अब के ये स्कॉलर हो, हालांकि यह बोलना अभी थोड़ा जल्दी होगा। हम इनके चाणक्य पे भी बात करेंगे। बिना चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य की कल्पना करना भी बेकार है। अगर चाणक्य थे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इनके जीवन में इनके चाणक्य कौन है और उनका क्या रोल है? सभी बच्चा जो जन्म लेता है वो लगभग एक जैसा होता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो दिशा निर्देश देता है और वो बच्चा उस दिशा निर्देश को कितना फॉलो करता है, यही उसके सफलता का राज बनता है। तो सबसे पहले हार्दिक हार्दिक बधाई पाणिनि आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सीधे आप तक को समय दिया। थैंक यू। पाणिनि, आप ये बताइए, पहले अपने बारे में बताइए, अपना जीवन परिचय बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई, अभी आप करेंटली क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम पाणिनि है। मैं हाजीपुर ही में मेरा जन्म हुआ और मैं अभी समर्थ्या में पढ़ रहा हूँ। अभी मैं क्लास 10 में हूँ और इस साल मैंने INAO इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड क्वालिफाई किया है। इसके बारे में बताइए, इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, ये कई बच्चों के लिए बिल्कुल नया सा है, तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल में बताइए। जो ओलंपियाड्स होते हैं ये हमारी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, ये कोई प्राइवेट ओलंपियाड नहीं है, ये गवर्नमेंट जो ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है वो ओलंपियाड्स हैं, और ये एकमात्र रास्ता है जिससे भारतीय बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके कुल 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो नॉर्मली बच्चे पर्सनली भी रजिस्टर कर सकते हैं और स्कूल के भी थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, वो होता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी, और अगर किसी और सब्जेक्ट का है तो वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसका सेकेंड स्टेज कुल 300 बच्चे पहले स्टेज में क्वालिफाई करते हैं पूरे इंडिया भर में, और ये एग्ज़ाम हर एक क्लास के लिए सेम होता है, सेम पेपर आता है इसमें 9 से लेकर 12 तक के क्लासेस के लिए, और उन 300 बच्चों को नेक्स्ट स्टेज में प्रमोट किया जाता है जो INAO होता है, इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। इसमें कुल 35 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, और इन सारे बच्चों को OCSC कैंप जो HBCSC कंडक्ट करवाती है मुंबई में, वहाँ पे ट्रेन किया जाता है और एक एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है जिसके थ्रू टोटल 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आपका ये फिजिक्स वाले में हुआ है?
एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में ये साल में एक बार आता है जी। और ये क्लास 9 से 12, उससे पहले वाले भी बच्चे भर सकते हैं? नहीं, 9 से 12 क्लास की एलिजिबिलिटी होती है और इससे पहले वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। इसका क्या क्या बेनिफिट और मिलता है? इन ओलंपियाड्स का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जैसे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल लेके आते हैं, गोल्ड या सिल्वर, तो आपको बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपने अंदर एडमिशन देते हैं, जैसे MIT, स्टैनफोर्ड, ऐसे इंस्टीट्यूट्स एडमिशन देते हैं। और ऑब्वियसली एक आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्राइड होती है। और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन आपने कहाँ से शुरू किया था? मैंने सामर्थ्याई से इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी। मेरे जो सर थे, सुमित सर, उन्होंने मुझे शुरुआत ही से गाइड किया था। नॉर्मली इंडिया में बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है, बट सर ने मुझे अर्ली स्टेज में ही इन ओलंपियाड्स के बारे में बताया था और मेरी यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशंस हुई इन सारी ओलंपियाड्स की। उन्हीं की वजह से मैंने आज ये क्रैक किया। और जो बेसिक स्टार्ट करते हैं बच्चे, वो 8th-9th में करते हैं, पर अगर आपको पहले से नॉलेज हो तो आप 7th स्टैंडर्ड में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप सामर्थ्या कब ज्वाइन किए? मैंने क्लास 6 में सामर्थ्या ज्वाइन किया था। क्लास 6 से लगभग अभी 5 सालों से आप यहाँ पढ़ रहे हैं। जी। तो और कौन कौन सा एग्ज़ाम आपने इन बीच में क्रैक किया है? जब मैं क्लास 8th में था, तब मैंने PRMO क्रैक किया था, जो मैथमेटिक्स का ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज था। फिर क्लास 9th में मैंने NSCJS क्रैक किया था, जूनियर साइंस ओलंपियाड का पहला स्टेज। और फिर RMO सेकेंड स्टेज मैथमेटिक्स ओलंपियाड का। और फिर क्लास 10th में मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी का फर्स्ट स्टेज क्लियर किया और सेकेंड स्टेज एस्ट्रोनॉमी का। इतने सारे आपने एग्ज़ाम्स क्रैक किए, क्लियर किए, सामर्थ्या से क्लासरूम अप करके, यहाँ से ट्यूशन्स लेके, तो आपके साथ जो फेलो स्टूडेंट रहे, आपके साथ जो पढ़े, और आपके प्रिपरेशन में ऐसा क्या डिफरेंसेस था? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत अलग अलग स्टोरी बनती है कि वो इसलिए हो गया, वो गॉड गिफ्टेड हो गया, लाइक दैट स्टोरी। तो इस पे आपका क्या राय है? हमारे यहाँ तो अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है, अच्छे लेवल पे भी। बेसिकली बिहार में, मतलब इंडिया में भी बहुत ही कम है अवेयरनेस इन ओलंपियाड्स की, और बिहार में खासकर बहुत कम है। और ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि किसी भी ओलंपियाड की हम लोग जो भी वैल्यू लेते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी से लेते हैं, उसके आउटकम से नहीं लेते हैं। ये जनरली बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि प्राइवेट ओलंपियाड सॉफ्ट है, वो उसको एक्चुअल ओलंपियाड कंसिडर कर लेते हैं, बट द एक्चुअल ओलंपियाड आर द गवर्नमेंट कंडक्टेड ओलंपियाड्स एंड दीज आर दोस ओलंपियाड्स। और इन ओलंपियाड्स के लिए पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नॉर्मली बच्चे पेशेंस नहीं, क्वेश्चंस पे पेशेंस नहीं रख पाते हैं। वो उनकी उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है कि लंबे लंबे क्वेश्चंस को वो ईजिली क्रैक कर पाए। तो जो बाकी आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ ही बैठ के नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं? जी। तो मुझे ये जानना है पानिनी कि ऐसा क्या, जैसे कि आपका क्या रास्ता, एक तो आपने पेशेंस बता रहे हैं आप कि हाँ वो चीज़ें पेशेंस है, उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, मैथ्स या कुछ और? फिजिक्स। पहले से पता था कि इस फील्ड में जाना, या इंटरेस्ट आया पढ़ते पढ़ते इस सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा रुचि आ गई? एक्चुअली 6th तक में मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर 7th में हमारे यहाँ के जो फिज़िक्स के टीचर थे, प्रज्वल सर, उन्होंने मेरे अंदर फिज़िक्स की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लाई, जिसकी वजह से मेरी फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो गई, और मैथ्स में तो इंटरेस्ट था ही। पर कई बार बच्चों का इंटरेस्ट उतना नहीं रहता है पढ़ने के प्रति, कई बार टीचर्स पे फॉल्ट आता है, कई बार स्टूडेंट पे खुद पे फॉल्ट आता है। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है इस पेशेंस को मेंटेन करने के लिए, कि आप पढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इसमें लंबा पेशेंस चाहिए, काफ़ी टाइम चाहिए, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, एक एक क्वेश्चन पे कई बार घंटों लग जाते होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या नज़र आता है कि स्टूडेंट कहाँ लॉस करते हैं और आप कहाँ ज़्यादा उस पर, किस चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? इस पूरी चीज़ में सबसे ज़्यादा आपको विश्वास अपने टीचर पे रखना होगा। वो जैसे इंस्ट्रक्ट
कर रहे हैं आपको कि आप ये चीज़ करिए, वैसे ही आपको करनी चाहिए। मेरे टीचर्स ने मुझे शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की अलग अलग तरीके से मुझे पेशेंस रखना सिखाया। जैसे नॉर्मली जब भी मैं सर से डाउट पूछने जाता था तो सर मुझे डायरेक्टली उसका आंसर नहीं बताते थे, वो मुझे एक हिंट देते थे और वो मुझे मुझे ऐसा कहते थे कि मुझे ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और चाहे उसमें घंटों क्यों ना लग जाए। तो इस प्रोसीजर से आपका पेशेंस बढ़ता है और बेसिकली इसमें टीचर्स, आपके पेरेंट्स, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप पेशेंस रखिए, क्योंकि एक फाउंडेशन लेवल पे जब आपको ये पेशेंस रखना सिखा दिया जाता है तो आगे प्रॉब्लम नहीं होता है। कई बार कैसे थ्योरी जाती है, क्योंकि अभी आपका इंटरव्यू कई बच्चे देखेंगे और उससे आपके फेलो स्टूडेंट्स भी देखेंगे, आपसे जूनियर भी देखेंगे और आपसे सीनियर भी देखेंगे। तो कई बार ना वो स्टोरी को रिलेट करते हैं कि उसका लाइफ स्टाइल क्या था। कई बार ये थोड़ी जाती है कि खेलना 2 घंटा खेलना भी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। कई बार लोग इस तरह से हाइपोथेटिकली हो जाते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है। तो अलग अलग थ्योरी चल रही है मार्केट में पढ़ने के, और उस हिसाब से पेरेंट्स अपने बच्चे पे दबाव बनाते रहते हैं कि फ़लाने का बच्चा ये कर लिया, और उसको उस पर उस तरह का दबाव बनाते हैं, उस पर इंटरेस्ट उसका है या नहीं है। तो मुझे आपसे जानना है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या था, आप सुबह से लेकर शाम तक का आपका किस स्तर का लाइफ स्टाइल आप कैसे मेंटेन करते हैं ताकि वो रिलेट कर पाए। मैं सुबह से लेके तो शाम तक अपने इंस्टीट्यूट ही में रहता था और इंस्टीट्यूट में सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस उस पर करता था। तो वो बेसिकली एक पेशेंस को इंक्रीज़ करने का तरीका होता है सेल्फ स्टडी आप जब करते हैं। और एज सच स्टडी आवर्स में आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टाइमिंग से लेके उस टाइमिंग तक आपको कन्फर्मली पढ़ना ही है। अगर ऐसा आप करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका उतना कंसंट्रेशन लेवल उस टाइमिंग में नहीं आ रहा है, तो आप फोर्सफुली पढ़ेंगे जो फ्रूटफुल नहीं होगा। आपको बेसिकली अपने फ्रूटफुलनेस को देखना है कि आप कितने स्टडी आवर्स को इफेक्टिव बना पा रहे हैं, तो उस हिसाब से स्टडी कीजिए। फोर्सफुली स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपार्ट क्या करते हैं स्टडी के अपार्ट, ये तो आपने सेल्फ स्टडी बताया, अपार्ट ऑफ स्टडी बताइए कि आपके जीवन में और क्या चलता है। स्पोर्ट्स है आपके जीवन में, म्यूजिक है आपके जीवन में, और कोई इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है आपके जीवन में। मुझे कुछ स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे बैडमिंटन, वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ और बहन के साथ खेलता हूँ। और मुझे चेस खेलने का भी शौक़ है, तो वो मैं ऑनलाइन खेलता हूँ। आगे क्या करना है, आईआईटी में जाना है या फिर आपको इस ओलंपियाड के थ्रू एमआईटी या स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, वहाँ से बीटेक करना है, क्या इरादा है आपका? ऐसे तो मुझे एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स ही में जाना है, बट आईआईटी भी मेरा एक आईआईटी बॉम्बे भी एक मेरा सपना है। लेट्स सी। अच्छा, हमने सुना है आपके बारे में कि आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा है, लेकिन आप 9th 10th में ही थे तभी आप 11th 12th के सारे मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर जा रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे आप? सही बात है जी। तो मेरे टीचर्स ने, जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती में मेरा फाउंडेशन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग किया, और शुरुआती से उन्होंने मेरा पेशेंस लेवल के लिए स्टडी आवर्स भी बढ़ाए थे, सेल्फ स्टडी आवर्स, क्योंकि जितने टाइम मैं इंस्टीट्यूट में रहता था वो एक कंटिन्यूस टाइम रहता था जिसमें मैं पढ़ाई करता था, वो एक डेली फिक्स टाइम रहता था, तो ईज़िली सारी चीज़ें हो रही थी और टीचर्स की गाइडेंस भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने 8th क्लास में ही 11th की चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया था और 9th तक में मेरी 12th तक की चीज़ें हो गई थी। 9th पे मतलब आपने 12th तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे? और फिर उसके आगे मैं सेल्फ प्रैक्टिस करते थे, सर क्वेश्चंस देते थे, मैं वो सॉल्व करता था। 100 200 300? ऐसा कोई मेज़र डेली नहीं होता था, क्योंकि वो क्वेश्चन के हार्डनेस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। बेसिकली उस क्वेश्चन से आप कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं क्वेश्चन से, वो मैटर करता है। अगर आप 200 क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उससे आपको नेग्लिजिबल नॉलेज गेन हो रहा है, तो आपको वो अंदर से प्लेजर नहीं देगा। लेकिन बस आपने एक क्वेश्चन भी 3 घंटे में किए और फुल्ली उसमें हर एक कॉर्नर से आपने नॉलेज को गेन कर लिया, तो आपको रियल प्लेजर फील होगा और लगेगा कि आपने कुछ किया है। ये बहुत सही बात आपने बोला। मैं आपको बता दूं कि हमारी जर्नी के टाइम में भी जब मैं कोटा में था तो हम ये चीज़ देखते थे अक्सर, ये एक रेस होता था और डीपीपी मिलता था, सीट मिलता था,
तो एक रेस होता था कि 100, 200, 300, लेकिन ये एक जो आपने बात बोला कि आप 3 घंटे लगा के एक नए क्वेश्चंस भी आप उस लेवल का करते हैं। कहने का कुल मतलब ये है कि हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, हर दिन कुछ नए लेवल पर ट्राई करना चाहिए। रिवीजन ज़रूरी है, लेकिन इस स्तर नहीं कि 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस को टारगेट को लेकर पूरा करने का आप वही क्वेश्चंस बार बार बनाते रहें। तो पाणिनि आपसे जानना चाहते हैं कि IIT जाना है, MIT जाना है, और IIT MIT में आई थिंक आप अच्छे से डिफरेंस जानते होंगे, तो दोनों में कहाँ अंतर आ जाता है? बेसिकली आईआईटी हमारे देश का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें प्रेजेंट है। एमआईटी जो इंटरनेशनल लेवल पे टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे तो सारी चीज़ें हैं ही, बट मेन डिफरेंस जो वहाँ पे आता है वो वहाँ पे रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा होती है और वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा है, वो भी यहाँ पे भी बहुत सारे हम लोग को एक्सपोजर्स मिलते हैं, बट देयर इज सम डिफरेंस between MIT and IIT that in MIT you will get a lot of instruments and lot of exposure with an international exposure. You will meet all the students from different countries there, and moreover there people mostly approach research. That's why I also want to go in research. That's why. तो आप रिसर्च टीम में जाना चाहते हैं। Yeah. MIT से करने के बाद क्या वापस भारत के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर जैसे कहते हैं साइंस किसी देश का नहीं है, तो बेसिकली आप सबके लिए काम करना चाहते हैं? क्या इरादा है आपका? भारत वापस आके काम करूँगा, बिकॉज इंडिया साइंस में बहुत अच्छा कर रहा है, इसरो, और अगर हम जैसे यंगस्टर्स ही यहाँ के वापस यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप करेंगे तो ऑफ कोर्स इंडिया बूस्ट बैक होगा। आपने पूरे जर्नी के दौरान आपने एक चीज़ को काफ़ी ध्यान दिया, सेल्फ स्टडी, नए क्वेश्चंस को पढ़ना। इसमें इंस्टीट्यूट कहाँ पे ज़्यादा आपको हेल्प कर पाता है? कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो IIT, NIT या अदर एग्ज़ाम्स के लिए वो पढ़ाते हैं, तो उनका योगदान किसी स्टूडेंट के जर्नी में कितना होता है, और आपके पेरेंट्स का योगदान कितना होता है? इंस्टीट्यूट का तो बहुत बड़ा योगदान होता है और ऑफ कोर्स पेरेंट्स का भी होता ही है बहुत बड़ा योगदान। इंस्टीट्यूट्स जैसे मैंने बोला, मैं सुबह से लेके शाम तक अपने इंस्टीट्यूट ही में रहता था, तो यहाँ पे जब भी मुझे डाउट्स आते थे तो मैं डायरेक्टली टीचर्स के पास जाता था, वो डाउट क्लियर कर देते थे, हिंट दे देते थे। फिर उसके बाद अगर मुझे और क्वेश्चंस चाहिए होते थे वो अच्छे से बुक्स रिकमेंड करते थे और सीट्स भी प्रोवाइड करते थे मुझे। और फिर इंस्टीट्यूट का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जब अपने चारों ओर बच्चों को पढ़ते देखते हैं तो आपको भी एक बूस्ट बैक मिलता है कि आप जो सिंगल सेकंड भी वेस्ट करते हैं वो आप ना करें, जो घर पे नहीं हो पाता है बेसिकली। और अगर हम लोग पेरेंट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स हर जर्नी में पेरेंट्स की बहुत बड़ी हेल्प होती है। मेरी मदर और फादर दोनों मुझे हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं, वो कभी भी मुझे डीमोटिवेट नहीं होने देते। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने 1-2 दिन तक बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अजीब टाइप का फीलिंग होते रहता था, पढ़ने का मन नहीं करता था। तो उस टाइम में जब मम्मी पापा के साथ बैठ के बात कर लेता था तो अपने आप नॉर्मल फील होता था और फिर से पढ़ने लगता था। और जैसे मेरे फादर जब भी, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है, और फादर जब भी मुझे खेलना होता था तो मैं अपने फादर के साथ भी बैडमिंटन खेल लेता था, और वो मुझे मेरे हर एक नीड को फुलफ़िल करते थे कि मुझे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आए मेरे पढ़ाई में, चाहे उन्हें कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना करना पड़ जाए। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आप श्रेय किन्हें देंगे अभी तक की उपलब्धियों पे? आप अपने चाणक्य, अपने गुरु को देंगे, अपने माता पिता को देंगे, किनको सबसे ज़्यादा आप श्रेय देना चाहेंगे? जो गुरु और माता पिता दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते, दोनों का अलग ही लेवल पे कंट्रीब्यूशन होता है। अगर किसी एक तरफ से भी कुछ भी कम रह जाता है तो बच्चा एक तरफ से उतना लेवल नहीं कर पाता है, तो इसलिए कंपेयर करना सही बात नहीं है। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स वन साइडेड आंसर देते हैं या ट्रैप्ड हो जाते हैं, पर आपने काफ़ी स्मार्ट आंसर दिया। अपने नाम पे ही आप समझ सकते हैं कि नाम से ही और काम में दोनों एक जैसा एक रूपता है इनमें, पाणिनि।
तो पाणिनि आपसे एक दो लास्ट सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि अपने फेलो स्टूडेंट को, अपने जूनियर्स को जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? अपने जीवन में वो क्या मिस्टेक ना करे और अपने जीवन में क्या उनको करना चाहिए? दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि टाइम को लेकर क्या इशूज़ है? कई बार क्या होता है कि ऐसा एक थ्योरी कहा जाता है कि हाँ, इस बच्चे जो है जो इस तरीके के एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हो अपना टाइम इधर-उधर नहीं जाते हैं, फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते हैं, दूसरों के मैरिज में नहीं जाते हैं, शादी में नहीं जाते हैं। तो क्या पाणिनि भी सब कुछ एन्जॉय कर रहे हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह? कई बार इन्हें एबनॉर्मल भी कहा जाता है कि ये गॉड गिफ्टेड है, वो इस तरफ नहीं जाते और केवल फ़ोकस्ड होकर अपने स्टडी पे जाते हैं। तो मैं आपको समराइज़ करता हूँ, मैं 2 सवाल आपसे कर रहा हूँ। एक सवाल कि आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या मिस्टेक वो अपने जीवन में ना करें? और दूसरा सवाल ये कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है? क्या आप बाकी बच्चों की तरह भी आप अपनी शादी में जाते हैं, मैरिजेज़ में जाते हैं, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कैसे करते हैं? जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो सोशल लाइफ होती है जिसमें आप पार्टीज़ अटेंड करते हैं और मैरिज अटेंड करते हैं, हर एक बच्चा करता है। बस वो टाइम की क्रूशियलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका एग्ज़ाम कल है और आप अटेंड करने जा रहे हैं, वो एक गलत बात हुई। बट अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपको अटेंड करने जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक रिफ़्रेशमेंट ही देता है आपको। और फिर जहाँ तक बात है मेरे जूनियर्स के लिए, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा। और ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम को दीजिए, ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हैं, पर आप इस प्रोसीजर में जब आप इसकी तैयारी करेंगे, आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आप उन गिने चुने बच्चों में आ जाते हैं जो इसकी तैयारी करते हैं। और अगर आप वापस से ट्राई कीजिएगा, बार बार ट्राई कीजिएगा, तो ऑफ कोर्स आप इसको क्रैक कर ही लीजिएगा और आपको बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। जो आपका नॉर्मली बच्चों का जो एम होता है नीट और आईआईटी, उसमें भी बहुत बड़ा हेल्प मिलता है इन एग्जामिनेशन से। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि ऐसे कई ओलंपियाड हैं जो 9th से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का एक साथ सेम पेपर लेते हैं। तो एज ए 10th स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास में, तो आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा अनफेयर है कि जो 12th के बच्चे हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनसे भी वो सेम पेपर करवाया जा रहा है और आपसे भी सेम पेपर करवाया जा रहा है? मेन एम ऑफ दिस ओलंपियाड्स इज दे आर कलेक्टिंग और दे आर चूजिंग दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द इंटरनेशनल लेवल। उन बच्चों को चूज़ कर रहे हैं वो जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अलग अलग स्टैंडर्ड पे भी कर सकते हैं ना, वो या तो केवल 12th स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड पे कर सकते थे, तीनों को बाइफरकेट कर सकते थे। लेकिन वो 3 क्लास स्टैंडर्ड को, मतलब 3 क्लास के बच्चों को एक साथ कंबाइंडली चूज़ कर रहे हैं, उसमें से भी केवल 5 बच्चों को वो मौका मिलेगा। तो ये जो 12th में पढ़ रहा है, जो 3 साल से या उससे पहले से जो लगा हुआ है, और आपके पास या 9th 10th में, ठीक है, आप लकीली सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उसके साथ तो थोड़ा अनफेयर, या उनको नहीं लगता कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिला? इस पे कैसे आप टैकल करते हैं? तो जो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं वो हर एक, मतलब वो एक एज ग्रुप के लिए होता है। तो उस एज ग्रुप के लिए एक बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है उन लोअर स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए कि वो हायर स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट से compete कर पा रहे हैं। वी शुड सी इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी। यू आर एबल टू प्रूव योर सेल्फ लाइक स्टैंडर्ड इज़ नॉट अ बैरियर। नाउ अगर हम लोग बात करें कि 9th 10th 11th 12th, तो नॉलेज पे डिपेंड करता है आप किस स्टैंडर्ड में, वो तो डिपेंड कर नहीं रहा। आपको कितना नॉलेज है, आप जितना पढ़िएगा आपको उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा। तो आप बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो बस 12th वालों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, बट 9th वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, यंग एज में ही वो रिप्रेजेंट कर पाए। तो आपने देखा कि मैंने कई ऐसे सवाल पूछे जो ट्रैप्ड कर सकता था इनको, लेकिन इनका एक एटीट्यूड था, हर तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्ट मुझे नज़र आते हैं पाणिनि, कि हर चीज़ों को अपॉर्चुनिटी की तरह वो देखते हैं। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए लाइफ में, आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। फाइनली लास्ट, अगर 2 लाइन में कहना हो, 2 मैसेज देना हो, स्टूडेंट्स ये गलती ना करें, तो आप क्या बोलेंगे?
इस ओलंपियाड को बिल्कुल नहीं छोड़िए। दूसरा, अपने टाइम का पूरा यूज़ कीजिए। तो आपने सुना कि ओलंपियाड या इस ऐसे कंपटीशन से बिल्कुल भी ना भागे, क्योंकि अगर आप ऐसे कंपटीशन की तैयारी ही करेंगे तो बाकी कई बच्चों से आप अलग हो जाएंगे। और दूसरा, टाइम का पूरा इस्तेमाल करें। टाइम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मनी है, सबसे ज़्यादा आप कहिए कि कोहिनूर का हीरा है। इसको यथा तथा मतलब इधर उधर आप बर्बाद ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पानी, इनका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देखते रहिए सीधे आप तक। सीधे आप तक ऐसे ही कई संघर्ष के बलबूते जो सफलता मिली है, इसकी कहानी आपके तक पहुंचाता रहेगा, पॉजिटिविटी आप तक पहुंचाता रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।